हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फार्मर्स। इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें हमने इंडियन फार्मर्स की क्या क्या समस्याएं थी उनको कवर किया था। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें पॉइंट नंबर 8 जो है उसमें क्लियरली मेंशनड है कि आपको भारतीय किसानों की समस्याएं बतानी है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फार्मर्स बतानी है। और साथ साथ अगर आप एफआरओ मेंस में देखेंगे तो एफआरओ मेंस में इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन मेंशनड है। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर भी इंक्लूड होता है। तो इसलिए एफआरओ मेंस के स्टूडेंट्स हों, चाहे लोअर पीसीएस मेंस के हों और चाहे अपर पीसीएस के हों, तो अपर पीसीएस का जब मेंस होगा उसमें भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हर तरह के एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। गाइस बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं जिससे कि उनको सारा कंटेंट भी मिलता रहे और बहुत अच्छे से वो तैयारी कर पाएँ, तो लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है और वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। गैस साथ साथ बताना चाहूँगा कि डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे, तो उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो उनको डेली आप देखते रहिएगा, क्योंकि आप आंसर्स तो यहाँ से लिखेंगे लेकिन अपने मेंस के आंसर राइटिंग में जो आपको फैक्ट्स चाहिए, फिगर्स चाहिए, गवर्नमेंट का डेटा चाहिए, तो वो आपको करंट अफेयर से मिलेगा। तो वो डेटा आप वहाँ से इस्तेमाल करेंगे और वो मेंशन करेंगे आप अपने आंसर्स में। तो इसलिए करंट अफेयर्स को ज़रूर देखिए। अगर आप करंट अफेयर्स देखेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा और इनके आंसर्स भी आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए, अब तक अगर हम देखें तो हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कवर कर ली हैं पिछली 2 वीडियोज़ में। अगर आपने पिछली 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन हमने पिछली बार कर लिया था, अब हम करेंगे लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, यानी कि मशीनीकरण का अभाव है भारतीय कृषि में। हम जो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम मशीन्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो इन स्पाइट ऑफ द लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस इन लार्जर पार्ट्स आर कैरिड ऑन बाय ह्यूमन हैंड यूजिंग सिंपल एंड कन्वेंशनल टूल्स। अब देखिए, बहुत थोड़े से हिस्से ऐसे हैं जो प्रॉस्परस रीजन है, धनवान क्षेत्र हैं भारत के, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन छोड़ दें या कुछ आंध्र प्रदेश का रीजन छोड़ दें हम, तो वहाँ पे कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर मशीन्स के थ्रू काम हो रहा है, माने कि ट्रैक्टर्स के थ्रू, हार्वेस्टर के थ्रू, कंबाइनर्स के थ्रू, इनके थ्रू काम हो रहा है। लेकिन बाकी बहुत बड़ा पोर्शन भारत का एक ऐसा है जो अभी भी मशीन से बहुत पीछे है और वो मशीन्स का इस्तेमाल ना करके जो किसान हैं वो सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने हाथों से। यानी कि उनकी जो उत्पादकता है वहाँ पे, जो प्रोडक्टिविटी है या जो उनका वहाँ से जितना भी प्रोडक्शन होगी, ईल्ड होगी, उपज होगी, वो बहुत ज़्यादा कम होगी। लिटिल और नो यूज़ ऑफ मशीन्स इज मेड इन प्लगिंग, सोइंग, इरीगेटिंग, थिनिंग एंड प्रूनिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे आप जुताई करें, बुवाई करें, सिंचाई करें, है ना, छटाई करें, निराई करें, कटाई करें, जो भी चीज़ें हम करते हैं, जितनी भी चीज़ें एग्रीकल्चर के दौरान होती हैं, सब चीज़ें मशीन के थ्रू हो सकती हैं आज के टाइम पे। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो उन मशीन्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग हाथों से ही उस काम को करते हैं। दिस इज़ स्पेशली द केस विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। भारत में 90% अगर हम कहें तो 85 से 90% जो किसान हैं वो छोटे और मध्य किस्म के किसान हैं, यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल, यानी कि मझोले किसान हैं। इट रिजल्ट्स इन ह्यूज वेस्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर एंड इन लो यील्ड्स पर कैपिटल लेबर फोर्स। एक तो ह्यूमन लेबर का, यानी कि जो मानव श्रम है उसकी बर्बादी हो रही है, और जो प्रति व्यक्ति श्रम शक्ति है उसके हिसाब से कम पैदावार हो रही है। यानी कि जो ईल्ड है, यानी कि जो पैदावार है, उपज है, वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। देर इज़ एन अर्जेंट नीड टू मैकेनाइज द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन सो दैट वेस्टेज ऑफ लेबर फोर्स इज अवॉइडेड। अगर हमें लेबर फोर्स का वेस्टेज बचाना है तो उसके लिए हमें मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग मशीनीकरण का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मशीनीकृत कर दें अपनी खेती को। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मशीनरी आर अ क्रूशल इनपुट फॉर एफिशिएंट एंड टाइमली एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो हुए, यानी कि एग्रीकल्चर करते वक्त जो हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मशीन्स हैं, ये सब क्रूशल इनपुट हैं और एफिशिएंट एंड टाइमली एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए, यानी कि अगर हमें बहुत एफिशिएंटली और जो टाइमली एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करना है उसके लिए। फैसिलिटेटिंग मल्टीपल क्रॉपिंग एंड देयर बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है, यानी कि अलग अलग बहुत सारी क्रॉप्स एक साथ उगानी है, और इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, अपनी प्रोडक्शन जो है, अपना जो पैदावार है उसको बढ़ाना है। Some progress has been made for mechanizing agriculture in India after independence. Need for mechanization was especially felt with the advent of green revolution in 1960s. देखिए, आज़ादी के बाद से कुछ इस पे काम करना शुरू किया। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, सेकंड 5 ईयर प्लान आया, थर्ड 5 ईयर प्लान आया, उसके तहत काफ़ी हद तक काम किया गया।
मशीनीकृत करने के लिए अपनी खेती को, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा उस टाइम पे इफेक्टिव नहीं रहा वो। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960 के दशक में, तो उसके बाद इसमें और जोर दिया गया मशीनीकरण पे, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे भी बहुत सारा किसान ऐसा है भारत का, बहुत सारा एरिया ऐसा है भारत का, जहाँ पे जो खेती होती है वो सिंपल जो पुराने टूल्स थे, ट्रेडिशनल टूल्स थे, उन्हीं की मदद से होती है, मशीन्स उनका इस्तेमाल नहीं होता। स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स हैव बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंट्स बाय इम्प्रूवमेंट्स enabling the farmer to own tractors, power tillers, harvesters and other machines। तो कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजी प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं जिससे किसान जो हैं, जो पुराने टूल्स हैं उनको हटाएं और इनकी जगह जो ट्रैक्टर्स हैं, कंबाइनर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, इनको अपनाएं, जिससे कि उनकी जो खेती में जो प्रोडक्शन का रेट है वो भी बढ़ सके। अ लार्ज इंडस्ट्रियल बेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल मशीन्स हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप्ड। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ भारत में बनी, इंडस्ट्रियल बेस भारत में बना, जिससे बहुत सारी जो मशीनरीज़ हैं वो बन सकें, जिससे कि मशीनरी की जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। पावर अवेलेबिलिटी फॉर कैरिंग आउट वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड। बिजली जो है वो किसानों को मुफ्त दी जा रही है, यानी कि पावर अवेलेबिलिटी भी है किसानों के पास, यानी कि उनको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि अगर वो मशीन्स ले भी लेंगे तो मशीन चलेगी कैसे, क्योंकि मशीन चलाने के लिए जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उनको फ्री मिलती है। टू रीच अ लेवल ऑफ 14 किलोवाट पर हेक्टेयर इन 2003-04 फ्रॉम ओनली 0.3 किलोवाट पर हेक्टेयर इन 1971-72। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस इंक्रीज वाज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ट्रैक्टर। अब देखिए ये इंक्रीज हो रहा है किस वजह से, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर्स, इरिगेशन पंप्स एंड अदर पावर ऑपरेटेड मशीन्स। जो शेयर है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर का वो इंक्रीज हो गया है 40% से 1971 से लेके 84% तक। यूपी रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवरेज सेल्स ऑफ ट्रैक्टर्स ड्यूरिंग द 5 पीरियड एंडिंग 2003-04 और वेस्ट बंगाल रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवरेज सेल्स ऑफ पावर टिलर। देखिए वेस्ट बंगाल में पावर टिलर बेचे गए हैं बहुत ज़्यादा, और यूपी के अंदर जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी सेल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूपी के अंदर किसान की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं। स्ट्रेनियस एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू एनकरेज द फार्मर्स टू अडॉप्ट टेक्निकली एडवांस्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। अब बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि जो एक किसान है वो टेक्निकली एडवांस्ड, यानी कि जो आधुनिकृत और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उनको लें, इन ऑर्डर टू कैरी फार्म ऑपरेशंस टाइमली एंड प्रिसाइसली एंड टू इकोनोमाइज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेस। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको इकोनोमाइज़ कर सकें, यानी कि उसमें जो पैसा खर्च होता है उसको कम किया जा सके। अगर पैसा कम खर्च होगा तो हमारा जो मुनाफा होगा वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है सॉइल इरोजन। अब देखिए सॉइल इरोजन बहुत एक गंभीर समस्या है किसान के सामने, कि अगर मिट्टी जो टॉप सॉइल होती है, टॉप ही फर्टाइल सॉइल होती है जहाँ से सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट जिसमें होते हैं, अगर वही मिट्टी कट कर बह के चली जाएगी तो किसान की जो नीचे की ज़मीन है वो बंजर भूमि की तरह होती है, उससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फर्टाइल लैंड सफ़र फ्रॉम सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर। चाहे वो हवा हो चाहे वो पानी हो, उससे पानी से और हवा से मिट्टी बहकर या उड़कर चली जाती है। दिस एरिया मस्ट बी प्रॉपर्ली ट्रीटेड एंड रीस्टोर टू इट्स ओरिजिनल फर्टिलिटी। अब उसको ओरिजिनल फर्टिलिटी के लिए, यानी कि जिस तरह से वो ओरिजिनल थी उस तरह से बनाने के लिए किसानों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, तो हमें सॉइल इरोजन से बचना है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को आपने खेती कर ली, प्रोडक्शन हो गया, आपने फसल भी काट ली, लेकिन उस फसल को काटने के बाद किसान के सामने जो समस्या सबसे बड़ी आती है वो आती है कि उसका जो प्रोड्यूस है, अब मान लेते हैं किसी ने सब्जियां उगाई या फल उगाए, अब वो ऐसा प्रोड्यूस है जो विद इन 1 डे या 2 डे के अंदर वो मार्केट तक पहुंच जाना चाहिए। जितना जल्दी वो मार्केट में पहुंचेगा उतना अच्छा ही उसका प्राइस मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, यानी कि 2 या 3 दिन के बाद ये ख़राब हो जाएंगे। अगर ये ख़राब हो जाएंगे तो किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टिल कंटिन्यूज टू बी इन अ बैड शेप इन रूरल इंडिया, यानी ग्रामीण भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत बुरा हाल है इसका। इन द एब्सेंस ऑफ साउंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ द फार्मर्स हैव टू डिपेंड अपॉन लोकल ट्रेडर्स। अब देखिए काफ़ी अच्छी मार्केटिंग फैसिलिटीज़, यानी कि जो विपणन फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है, सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो किसानों को जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं, मिडल मैन हैं, बिचौलिए हैं, उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, जिससे कि वो अपने जो उन्होंने प्रोड्यूस उगाया है, जो उन्होंने खेती करी है, उसको भी बेच सकें। और वो किस रेट पे बेचते हैं मिडल मैन वगैरह को, वो बहुत ही सस्ते दामों में बेचते हैं, यानी कि जो उनको लागत मिल जानी चाहिए थी उस काम की वो उनको नहीं मिलेगी। इन मोस्ट केसेस दीज फार्मर्स आर फोर्स्ड अंडर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस टू कैरी ऑन डिस्ट्रेस सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस। अब कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे किसान जो हैं वो मजबूरन उसको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, यानी कि बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में उनको सेल करना पड़ता है, तो बहुत सस्ते दामों में उस चीज़ों को बेच देते हैं। In most of small villages, the farmers sell their produce to the money lender, from whom they usually borrow money. अगर मैं कुछ छोटे गांव की बात करूं तो कुछ छोटे गांव में ऐसा होता है कि जो किसान है वो अपना सारा प्रोड्यूस उसी पर्सन को बेच देता है जिससे उसने कुछ उधार लिया हुआ होता है, यानी मनी लेंडर को ही अपना जो उधार उसने लिया है उस उधार को चुकाने के लिए वो अपनी जो खेती का जो प्रोड्यूस है वो सारा उसी को बेच देता है।
अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट 85% गेहूँ और 75% जो ऑयल सीड्स है यूपी का, 90% जूट है वेस्ट बंगाल का, 70% जो ऑयल सीड्स हैं और 35% कॉटन है पंजाब का, वो फार्मर्स जो हैं गांव में ही बेचते हैं। यानी कि 90% जूट वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल के गाँव में ही बिक जाता है। ये समझने वाली बात है। सच अ सिचुएशन अराइजेज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द पुअर फार्मर्स टू वेट फॉर लॉन्ग आफ्टर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। अब देखिए किसानों को ये मजबूरी क्या है कि ऐसा कि वो इतनी जल्दी से अपना चीज़ें बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकें और कुछ समय तक रुक सकें जिससे कि वो बाहर उसको भेज सकें। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की अगर बात की जाए, पहली बात तो कोल्ड स्टोरेज बहुत कम है, अगर हैं तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। एक गरीब किसान जो है वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। In order to meet his commitments and pay his debt, the poor farmer is forced to sell the produce at whatever price is offered to him। अब देखिए एक गरीब किसान है, उसको अपने कमिटमेंट्स पूरे करने हैं, उसके परिवार की ज़रूरतें हैं, किसी से उसने उधार लिया है, डेट ले रखा है, उसको चुकाना है, तो वो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए अपने प्रोडक्ट को किसी भी दाम पे बेचने को तैयार हो जाता है कि उसे थोड़े बहुत पैसे दे दो जिससे कि उसका उधार उतर जाए। द रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट rightly remarked that the producers in general sell their produce at an unfavorable place at an unfavorable time and usually they get unfavorable terms। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। कि एक रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट थी, उसने ये कहा था कि ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, अनफेवरेबल प्लेस पे, अनफेवरेबल टाइम में, अनफेवरेबल टर्म्स पे, अनफेवरेबल प्राइस पे चीज़ों को बेच देते हैं। यानी कि अनफेवरेबल का मतलब हो गया कि जो उनके प्रतिकूल नहीं है, यानी कि अनुकूल है उनके, अनुकूल नहीं है उनके प्रतिकूल है, यानी कि उनके अगेंस्ट है। जब उनके अगेंस्ट है तो उस टाइम पे, उस जगह पे और उस समय पे और उस दाम पे बेच देना एक किसानों की मजबूरी है जो उनको ये करना पड़ता है, तो इससे हमें बचना है। इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रक्चर, प्राइवेट ट्रेडर्स एंड मिडलमैन डोमिनेट द मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जो मिडलमैन है, बिचौली हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में उसकी जो ट्रेडिंग है उसमें सबसे ऊपर रहते हैं, सबसे ज़्यादा मुनाफा यही कमा लेते हैं, जबकि ये मेहनत कुछ नहीं करते। किसान उगा के लाता है, खेत में मेहनत करके लाता है, दुकान वाला बेचता है, दोनों की मेहनत है, लेकिन बीच में जो मिडल मैन है उसकी सिर्फ इतनी मेहनत होती है कि वो इन दोनों से ही अपना शेयर लेता है, इन दोनों से अपना हिस्सा लेता है। द रेम्यूनरेशन ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मिडल मैन इंक्रीजेज द लोड ऑन द कंज्यूमर although the producer does not derive similar benefits. Many market surveys have revealed that middlemen take away about 48 to 50%। अब देखिए 48% प्राइस ऑफ राइस, यानी कि अगर राइस 100 रुपये का है तो 100 रुपये में से 48 रुपये तो मिडल मैन ही ले लेगा, जिसका कोई रोल नहीं है एक्चुअली में देखा जाए तो मिडल मैन, एक मार्केट सर्वे से पता चला कि मिडल मैन जो है 48% गेहूँ चावलों में, 52% मूंगफली में और 60% पोटैटोज़ में कंज्यूमर से, अगर 100 रुपये का कंज्यूमर खरीदता है तो उसमें से 60 रुपये किसके होते हैं, मिडल मैन के होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर आप ये मिडल मैन के एक पूरी जो टीम है इनको हटा देंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो सब्जियों के दाम हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे और किसानों को भी उनके दाम बिल्कुल वाजिब मिलेंगे। इन ऑर्डर टू सेव द फार्मर फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द मनी लेंडर्स एंड द मिडल मैन, द गवर्नमेंट हैज़ कम आउट विद द रेगुलेटेड मार्केट। देखिए जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेटेड मार्केट के साथ आई है बाहर, जिससे कि किसानों को इन मिडल मैन के हाथों से बचाया जा सके, इनकी चंगुल में ये ना फंसे। दीज मार्केट्स जनरली इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव बाइंग। तो कॉम्पिटिटिव बाइंग का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, हेल्प इन इरेडिकेटिंग माल प्रैक्टिसेस, इंश्योर द यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स। अब देखिए तरीके से वजन का इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं है कि आप जो तराजू है या जो बाट हैं आपके वो आप कुछ गलत या बहुत हल्के यूज़ कर लो या बहुत भारी यूज़ कर लो, तो ऐसे यूज़ नहीं हम करेंगे। एंड इवॉल्व सुटेबल मशीनरी for settlement of disputes, thereby ensuring that the producers are not subjected to exploitation and receive remunerative prices। उनका कहना ये है कि अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं डिस्प्यूट्स, अगर किसी के बीच में विवाद होता है तो सेटलमेंट भी किया जाएगा, जिससे कि जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो किसान है वो किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन में ना आए, उसका शोषण ना हो और वो रेम्यूनरेटिव प्राइस पाए, यानी कि जो भी उस चीज़ का दाम है, उसका पारिश्रमिक मूल्य है, वो प्राप्त करता रहे। नेक्स्ट आता है इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज़। ये हम पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि भारत में स्टोरेज फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो किसान अगर कुछ उगाता है तो उसके पास इतना समय नहीं होता या इतनी जगह नहीं है कि वो उसको कहीं पे स्टोर कर सके, जिससे कि 2 दिन या 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद उसको मार्केट में निकाले तो उसे मुनाफा हो, उसे अच्छे प्राइस मिले। स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन द रूरल एरियाज़ आर आइदर टोटली एब्सेंट और ग्रॉसली इनएडिक्वेट। देखिए गाँव के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो या तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, अगर हैं तो बहुत कम है और बहुत इनएडिक्वेट वे में है, यानी कि इतनी अच्छी नहीं है। अंडर सच कंडीशंस द फार्मर्स आर कंपेल्ड टू सेल दे प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट। अब देखिए इस कंडीशन में किसान जो है बहुत मजबूरन वश उसको चीज़ें बेचनी ही पड़ेगी जैसे उसने हार्वेस्ट करी, क्योंकि घरों में वो अपने रख नहीं सकता, घर में रखेगा तो वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी।
सच डिस्ट्रेस सेल डिप्राइव्स द फार्मर्स ऑफ द लेजिटिमेट इनकम। अब ये जो तरीका है, ये जो बेचने का जो तरीका है, इसके वजह से किसान को जो सही दाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, क्योंकि किसान को उसके लिए कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा और वो वेट करने का समय किसानों के पास नहीं है। द पारसी कमेटी एस्टिमेटेड द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एट 9.3% ऑफ इट नियरली 6.6% अकर ड्यू टू पुअर स्टोरेज कंडीशंस। तो पारसी कमेटी की रिपोर्ट ने ये बताया कि पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि हार्वेस्ट करने के बाद जब खेती हम फसल काट लेते हैं उसके बाद हमारा जो टोटल लॉस होता है वो 9.3% का है। यानी कि अगर 100 किलो गेहूँ हो रहा है तो उसमें से 9 किलो 300 ग्राम जो है वो हमारा गेहूँ ख़राब हो जाता है। उसके अंदर से 6.6% अगर हम कहें तो 6.6% जो है वो सिर्फ इसी वजह से ख़राब हो जा रहा है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। एट प्रेजेंट देर आर नंबर ऑफ एजेंसीज एंगेज इन वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज एक्टिविटीज़। तो कई सारे वेयर हाउसिंग एसोसिएशन हमने बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बनाई और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बनाई, जिसने कि कई सारे जो स्टोरेज गोडाउंस बनाए जिससे कि किसान जो है अपनी चीज़ों को वहाँ पे स्टोर करवा सके। दिस स्कीम प्रोवाइड्स स्टोरेज फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स नियर देयर फील्ड्स एंड इन पर्टिकुलर टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये जो स्कीम थी इसने प्रोवाइड करा कि किसानों के खेतों के पास ही स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि उनको ज़्यादा चलना ना पड़े, उनका प्रोड्यूस जो है ज़्यादा ख़राब ना हो। द वर्किंग ग्रुप ऑन एडिशनल स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज हैज़ रिकमेंडेड अ स्कीम ऑफ स्टेब्लिशिंग अ नेटवर्क ऑफ रूरल स्टोरेज सेंटर्स। तो एक वर्किंग ग्रुप था एडिशनल स्टोरेज फैसिलिटीज़ पे रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उसने रिकमेंडेशन किया कि गांव में रूरल स्टोरेज सेंटर बनाने चाहिए जिससे कि वहाँ की जो फार्मिंग कम्युनिटी है यानी कि वहाँ के जो किसान भाई बंधु हैं उनका काम अच्छे से होता रहे, उनको स्टोरेज के लिए जगह मिलती रहे और उनका जो प्रोड्यूस है वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट आता है इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ट्रांसपोर्ट की कमी है, पहली बात तो स्टोरेज की कमी है, स्टोरेज के बाद ट्रांसपोर्ट की भी कमी है। अगर हम बहुत टाइम पहले तक देखें, कुछ टाइम पहले तक देखें तो गांव तक सड़कों का भी बहुत ज़्यादा अभाव था, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल तो अवेलेबल है ही नहीं, साथ साथ रोड्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो रोड्स ख़राब होने की वजह से क्या था, अगर कोई फल है और फल किसी ट्रक में या किसी चीज़ में रख के आ रहे हैं तो अगर उसके गड्ढों की वजह से जो फल थे वो भी दब जाते थे और वो फल दब कर ख़राब हो जाते थे। वन ऑफ द मेन हैंडीकैप्स विद इंडियन एग्रीकल्चर इज़ द लैक ऑफ चीप एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। इवन एट प्रेजेंट देर आर लैक्स ऑफ विलेजेस विच आर नॉट वेल कनेक्टेड विद मेन रोड्स और विद मार्केट सेंटर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है ग्रामीण क्षेत्र। मोस्ट रोड्स इन द रूरल एरियाज आर कच्चा। अब कई सारी रोड्स कच्ची हैं और वो रेनी सीजन के दौरान यूजलेस हो जाती हैं, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज द फार्मर्स कैन नॉट कैरी दे प्रोड्यूस टू द मेन मार्केट एंड आर फोर्स टू सेल इट इन द लोकल मार्केट एट लो प्राइस। अब इसके कारणवश क्या होता है कि जो किसान है वो अपने प्रोड्यूस को कहीं बाहर नहीं भेज पाता है, किसी बड़े मार्केट में नहीं बेच पाता है, मजबूरन वश उसको अपने गांव के मार्केट में बेचना पड़ता है जहाँ पे उसको अच्छे से उसकी जो प्राइस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती। नेक्स्ट आता है स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल। अगर हम स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल की बात करें यानी कि जो पूंजी है उसकी कमी है किसानों के पास, तो एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है एंड लाइक ऑल अदर इंडस्ट्रीज इट ऑल्सो रिक्वायर्स कैपिटल। देखिए सभी अलग अलग इंडस्ट्रीज की तरह खेती को भी, किसानी खेती को भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, पूंजी की रिक्वायरमेंट है, जो पूंजी इसमें निवेश करनी होगी। द रोल ऑफ कैपिटल इनपुट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट विद द एडवांसमेंट ऑफ फार्म टेक्नोलॉजी। अब पैसे की ज़रूरत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि फार्म टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ कर रही है, तो आपको महंगे महंगे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वो आपको खरीदने होंगे, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आप खरीद पाओगे। सिंस द एग्रीकल्चरिस्ट्स कैपिटल इज लुकड अप इन हिज लैंड्स एंड स्टॉक्स इज ऑब्लाइज टू बोरो मनी फॉर स्टिमुलेटिंग द टेम्पो ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब देखिए जो एग्रीकल्चरिस्ट है यानी कि जो एक किसान है उसका जो पैसा है वो कहाँ पे लॉक्ड है, या तो वो लैंड में, ज़मीन में है या स्टॉक्स में लॉक्ड है, तो उसके वजह से उसकी मजबूरन वश उसको क्या करना होगा, उसको पैसा उधार ही लेना पड़ेगा। जो मेन सप्लायर्स हैं मनी के किसान को वो कौन कौन होते हैं, मनी लेंडर होते हैं, ट्रेडर हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, क्योंकि एक किसान को सीधे बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक किसान को जब लोन बैंक से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर्मल तरीके से, तो वो इनफॉर्मल तरीके से मनी लेंडर्स के थ्रू या ट्रेडर्स के थ्रू, बिजनेसमैन के थ्रू लोन ले लेते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको पे करना पड़ता है, जो कि वो पेमेंट नहीं कर पाते और इसकी वजह से वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि एक जो कर्ज का जाल है उसमें फंस जाते हैं। तो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने शो किया कि 1950-51 में शेयर जो था मनी लेंडर्स का वो 68% था, यानी कि 68% किसान जो हैं वो मनी लेंडर से ही पैसे लिया करते थे, जो घट के 1975-76 में 43% के आसपास होके रह गया है। दिस शोज दैट द मनी लेंडर इज लूजिंग ग्राउंड बट इज स्टिल द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। अब देखिए धीरे धीरे हमें ये तो समझ में आता है कि अगर 68% से वो 43% पे रह गए हैं, 43% पे रह गए हैं, तो समय ये समझ में आता है कि जो मनी लेंडर हैं वो अपना जो ग्राउंड है वो तो लूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा किसान ऐसा है जो मनी लेंडर पे डिपेंड करता है, साहूकार पे डिपेंड करता है और उसी से पैसा लेता है। रूरल क्रेडिट सिनेरियो हैज़ अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट चेंज
एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ जैसे कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट एजेंसीज़, बहुत सारी एजेंसीज़ खुल गई हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सर्विसेज जो है PACS जो है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बना दी गई हैं जिसकी वजह से हम किसानों को लोन दे सकते हैं और वो मनी लेंडर्स के चुंगल में ना फंसे। नेक्स्ट आता है इंस्टेबिलिटी। अगर इंस्टेबिलिटी की बात करें कि वो भी अस्थिरता है वहाँ पे, तो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ लार्जली डिपेंड्स ऑन मानसून। देखिए भारत में एग्रीकल्चर जो है, खेती जो है, मानसून पर डिपेंड करती है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्लक्चुएट्स ईयर आफ्टर ईयर। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है साल दर साल फ्लक्चुएट करता रहता है। अगर मान लेते हैं बहुत सारी बारिश होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, बारिश नहीं होगी तो फसल ख़राब हो जाएगी। एक साल ऐसा होता है कि जो हमारे सीरियल्स हैं यानी कि गेहूँ हैं, चावल हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गए और अगले साल जो है वो एक्यूट शॉर्टेज में हो गए, यानी कि वहाँ पे वो कुछ उग ही नहीं पाए। अगर हम भारतीय किसानों की बात करें तो भारतीय किसान में 67% किसान ऐसे हैं जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, और 17% ऐसे किसान हैं जो स्मॉल फार्मर्स। अगर आप टोटल करेंगे तो करीब 85% के आसपास बात बन जाएगी। 85-86% किसान ऐसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। 10% सेमी मीडियम साइज़ फार्मर्स हैं, 4% मीडियम साइज़ फार्मर्स हैं, और बहुत ही कम 1% से भी कम लार्ज साइज़ फार्मर्स हैं। ये एग्रीकल्चर सेंसस 2010-11 का डेटा है। तो दैट्स ऑल। तो ये थे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम की, लोगों को, किसानों को एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सर बताना चाहूँगा गाइस कि ये सभी PDF जो है, पूरा कंटेंट जो है लोअर PCS मेंस वालों को, FRO मेंस वालों को, स्टूडेंट्स को मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।